करनी, जिसे हम कहते हैं नीति आयोग। ये एक तरीके से योजना आयोग का ही बदला हुआ रूप है। योजना आयोग जो गत 50 वर्ष से कार्य कर रही थी, 50-60 वर्ष से, उसकी कुछ खामियों को लेकर और बदलते हुए परिवेश में कुछ ज़रूरतों को लेकर योजना आयोग को एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया और उसके बदले नीति आयोग सामने आई। नीति आयोग क्या है? NITI, नीति। नीति आयोग को अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ये एक नई संस्था बनाई गई और योजना आयोग के बदले इसे 1 जनवरी 1915 से चलाया गया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब सरकार 1914 में आई तो उनकी सरकार के द्वारा किए गए कुछ आधारभूत बदलाव में से एक बदलाव ये था जहां योजना आयोग को किनारे कर दिया गया और उसके बदले नीति आयोग आया और उसकी स्थापना 1 जनवरी 1915, मुख्यालय दिल्ली। और ये जो संस्था है इसे थिंक टैंक हम कह सकते हैं। थिंक टैंक एक ऐसी संस्था जहाँ पे बड़ा गहन विचार विमर्श होता है हर मुद्दों को लेकर, हर योजनाओं को लेकर। तो इसे आप थिंक टैंक कह सकते हैं। तो ये थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और नीतिगत गतिशीलता देगा। इसका उद्देश्य था थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देना और गतिशीलता देना। किनको? योजनाओं को, नीतियों को। तीसरा, नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तर पर राज्य को नीति के प्रमुख कारकों के बारे में परामर्श देगा। यानी इसका काम भी परामर्श था। किस मामले में? केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों को लेकर समझाइश देना, परामर्श देना। खासकर आर्थिक मोर्चे पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन जो पद्धतियां आ रही हैं उसके बारे में बताना। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए उपजे हुए विचारों का समावेश करना, नई नई बातें जो देश के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो सकती हैं उनका समावेश करना और देश के भीतर, देश के बाहर संबंधित मामलों पर समर्थन अर्जित करना। तो इस प्रकार नीति आयोग क्या है? स्थापना का वर्ष, संवैधानिक संस्था और योजना आयोग के स्थान पर होने के कारण इसे हम एक संवैधानिक संस्था तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, सरकारी आदेश के तहत ये संस्था का जन्म हुआ है। इसके उद्देश्य क्या थे? इसमें एक चीज़ आपको समझनी होगी कि योजना आयोग और नीति आयोग में जो मूलभूत अंतर है वो ये कि केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाला जो एक पक्षीय, जो केंद्र से राज्यों की ओर जाने वाला और फिर राज्यों से फिर नीचे जिले स्तर पर जाने वाला जो एक पक्षीय जो मार्ग था, उसमें कुछ बदलाव लाया गया। महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी को अब ले लिया गया। योजना आयोग में टॉप डाउन और नीति आयोग के तहत बॉटम अप। वैसे बॉटम अप 1992 से लागू किया गया, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से इसे नीति आयोग ने लागू किया। नीति आयोग जो है वो ग्राम स्तर पर, सबसे नीचे के स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करता है, विकसित करता है और उसे उत्तरोत्तर ऊपर पहुंचाता है।
तो विश्वसनीयता भी उसकी योजना की बहुत है। ये बहुत बड़ा अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यशैली में। ये आयोग जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों और हितधारकों के सहयोगात्मक सहयोग से एक बनता है सहायक प्रणाली। इसके तहत आयोग कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए भरसक कार्य करेगा। ये हो गया दोनों में मूलभूत अंतर। अब हम आते हैं संरचना पर, नीति आयोग कैसे बना। जैसे योजना आयोग के ढांचे की हमने बात की, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि सदस्य लोगों की सदस्यता के बारे में बात की। थोड़ा यहाँ नीति आयोग की संरचना को जाने। भारत के प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा भी है, जैसे दिल्ली, वहाँ मुख्यमंत्री। विशिष्ट मुद्दों से जुड़े हुए मामलों से संबंधित यदि एक से अधिक राज्य का क्षेत्र हो तो क्षेत्रीय परिषद का गठन। क्षेत्रीय परिषद का गठन यदि कोई ऐसे मामले हों किसी मुद्दे पर जिसमें 2, 3, 4 राज्यों का समावेश है, 2, 3, 4 राज्य से जुड़े हुए उस मुद्दे से, तो एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना का प्रावधान है। और ये जो परिषद बनेगी एक निश्चित काल के लिए, जब तक उस मुद्दे का निराकरण या समापन नहीं हो जाता तब तक वो रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसकी बैठक होगी और मुख्यमंत्री, संबंधित मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं यानी प्रधानमंत्री, वो क्षेत्रीय परिषद की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे और कुछ विशेष आमंत्रित लोग भी इसमें बुलाए जा सकते हैं प्रधानमंत्री के कहने पर। अगली बात, पूर्णकालिक संस्था है ये कोई एडहॉक संस्था नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए नहीं है। तो पूर्णकालिक संस्था में प्रधानमंत्री के अलावा एक उपाध्यक्ष होगा, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त, पूर्णकालिक सदस्य होंगे और कुछ अंशकालिक सदस्य भी होंगे जो शोध आदि के मामले में अग्रणी विश्वविद्यालयों से जिन्हें लिया जाएगा। अंशकालिक सदस्यों की संख्या आधी होगी। साथ ही कुछ पदेन सदस्य भी होंगे जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे, अधिकतम 4 पदेन। पदेन मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ पोस्ट, पद के आधार पर। इसके साथ ही कुछ अधिकारी भी होंगे जो सचिव स्तर के और निश्चित काल के लिए इससे जुड़े हुए होंगे। उसके बाद अंतिम सचिवालय जो है वो आवश्यकता अनुसार होगा। तो इस प्रकार इसके संरचना में प्रधानमंत्री से लेकर नीचे अधिकारी स्तर तक का ढांचा कैसा होगा और उसके बीच में एक क्षेत्रीय परिषद का भी प्रावधान है, ज़रूरत पड़ने पर जो होगा, ये उसका ढांचा है। जैसा मैंने बताया पहले कि योजना आयोग के द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों के बाद भी उस पर कई बार आरोप लगते थे उसकी भूमिका को लेकर। और दूसरा, जो विश्व बदल रहा था, भूमंडलीकरण का दौर आ गया था, ग्लोबलाइजेशन का जो दौर आ गया था, और भारत में भी जो आर्थिक नीतियां उदारवादी विकास मॉडल की ओर बढ़ चली थी, तो इन 2-3 कारणों के कारण योजना आयोग कुछ पुराना लग रहा था और इसीलिए नीति आयोग लाया गया, जिसके कुछ रोल बदल दिए गए, उसकी कुछ भूमिका बदल दी गई। तो इस प्रकार भूमंडलीकरण और उदारीकरण के वर्तमान दौर में भारत भी विकसित राष्ट्रों के साथ मिलकर चलने का प्रयास किया और उसी प्रयास की दिशा में नीति आयोग की स्थापना एक प्रयास था। और नीति आयोग जब से स्थापित हुआ है अपना कार्य बखूबी कर रहा है। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं और वह है कि नियोजन क्यों।
वैसे तो इस विषय पर पूर्व में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आपके इस अध्याय में इस बिंदु को एक बार और लिया गया है। पूर्व की चर्चा के बाद इस पर एक अलग से अध्ययन के लिए आपको विषय दिया गया है, और वह है नियोजन का महत्व। नियोजन की जरूरत क्यों है? पहली बात, बिना नियोजन के आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, ऐसा मानना है। ये नियोजन का ही युग है, इसलिए नियोजन का महत्व है। तो पहली बात तो हो गई। जबकि डार्विन, जो एक प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रहे हैं, अर्थशास्त्री भी रहे, उन्होंने कहा है आज हम सभी योजना निर्माता हैं। सभी लोग योजना निर्माता है, सब योजना बनाकर काम करते हैं। और नियोजन उन सभी विषयों में से एक विषय है जिस पर आज कोई वाद विवाद नहीं कर सकता। इतना महत्वपूर्ण हो गया है नियोजन। और इसलिए चूंकि नियोजन महत्वपूर्ण है, इसलिए अर्थव्यवस्था में नियोजन की महत्ता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। नियोजन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। नियोजन एक स्वयं में एक विषय बन चुका है, और इतना महत्वपूर्ण कि डार्विन कहते हैं कि ये एक ऐसा विषय जिस पे कोई वाद विवाद किया ही नहीं जा सकता। दूसरी बात, भारत जैसे विशाल और अर्धविकसित देश में नियोजन की और ज़्यादा महत्ता है, क्योंकि इसकी विशालता के कारण ये बड़ा कठिन हो जाता है कि बिना योजना के कैसे कार्य किया जाए। इसकी निर्धनता के कारण ये बड़ा कठिन हो जाता है तय करना कि कहाँ से कार्य शुरू किए जाएं। नियोजन जो है वो प्राथमिकताओं को तय करता है। नियोजन जो है वो योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। इसलिए भारत जैसे गरीब निर्धन देश में, अविकसित देश में नियोजन का और भी ज़्यादा महत्व है। तीसरी बात, आज अर्धविकसित देश जो हैं उनके पिछड़ेपन का एक कारण या मुख्य कारण आर्थिक नियोजन ही है, और इसलिए मुख्य कारण आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति है, और इसलिए आर्थिक नियोजन उसका समाधान है। ये कहा है मिस्टर ऑस्कर लैंग ने। तो इसका महत्व की बात करें तो तीसरी बात, समाधान का एकमात्र मार्ग आर्थिक नियोजन, क्योंकि इन देशों की समस्या का मुख्य कारण आर्थिक नियोजन की अनुपस्थिति। चौथी बात, ड्यूएट। उन्होंने कहा है कि प्रगति का पर्यायवाची है नियोजन, यानी प्रगति का पर्यायवाची। परिभाषा बड़ी स्पष्ट है, या उसकी महत्ता बड़ी स्पष्ट कर दी कि प्रगति अर्थात नियोजन। यदि आपकी प्रगति करना है, प्रगति की इच्छा है, तो नियोजन करिए। टी कृष्णमाचारी, ये पांचवा बिंदु, उन्होंने कह दिया है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में जो महत्ता ईश्वर की है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ईश्वर का जो स्थान है, ईश्वर की जो महत्ता है, आर्थिक क्षेत्र में वही महत्ता, वही स्थान नियोजन का है। कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी महत्वपूर्ण बात कह दी, और कितने सरल तरीके से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नियोजन परमावश्यक है। आवश्यक ही नहीं, महत्वपूर्ण ही नहीं, परमावश्यक और अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए नियोजन के महत्व को देखते हुए भारत में समाजवाद स्थापना, सामाजिक समानता, सुरक्षा, निर्धनता की समाप्ति, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जनसंख्या पर नियंत्रण, आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा आदि आदि, इन सब को समग्र रूप से हल करने का प्रयास किया जा रहा है।
और इस सारी समस्याओं के निराकरण के लिए जो नियोजित प्रयास है उसका लक्ष्य क्या है आखिर? लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और उसके साथ ही देश को पूर्ण रूपेण विकसित राष्ट्र की पंक्तियों में खड़ा करना। लोक कल्याणकारी राज्य के मध्य, लोक कल्याणकारी प्रयास के मध्य, जैसा मैंने शुरू में बताया, विकास की परिभाषा बदलती रही है। ऐसा विकास जो किसी खास भूक्षेत्र का हो, किसी खास तरह का हो, किसी समाज के किसी खास तबके का हो या किसी खास इशू को लेकर हो, वैसा विकास मायने नहीं रखता। समग्र विकास की बात की जा रही और समग्र विकास की दिशा में नियोजन का होना अति आवश्यक है। कितनी सारी बुराइयों का मैंने अभी जिक्र किया या कितने सारे लक्ष्यों का मैंने जिक्र किया। समाजवाद की स्थापना, सामाजिक समानता, सुरक्षा, सामाजिक कुरीतियों का अंत, निर्धनता की समाप्ति, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, जनसंख्या नियंत्रण, संसाधनों का समुचित दोहन, आर्थिक असमानता पर नियंत्रण, आर्थिक स्थायित्व सुरक्षा, देश का संतुलित विकास, न जाने कितने सारे हमारे लक्ष्य हैं और इनमें से किसी भी एक लक्ष्य को छोड़ा नहीं जा सकता, अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि समग्र विकास की कल्पना लोक कल्याणकारी राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत है। भारत में सामाजिक आर्थिक विकास और नियोजन, अब ये पूरा पृष्ठभूमि जानने के बाद विकास के विभिन्न पहलू, विकास के विभिन्न आयाम, विकास के विभिन्न दृष्टिकोण और आदि आदि और नियोजन आदि पर गहरी समझ आने के बाद अब हम देखें कि भारत में विकास और नियोजन में कैसे तालमेल बैठाया गया और इसके क्या परिणाम हुए। जैसा कि पहले ही बताया कि भारत बड़े लंबे काल तक गुलामी की दास्तां में रहा और परिणाम क्या कि आर्थिक और सामाजिक दशा बड़ी चिंताजनक, बड़ी शोचनीय, सभी तरह की बुराइयां यहाँ थीं। ऊपर मैंने बुराइयों का जिक्र किया है, इसमें कुछ और बुराइयां जोड़ी जा सकती हैं। सांप्रदायिकता, जातिवाद, अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता, क्षेत्रीयता की भावना, असमानता, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, फिर बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, न जाने कितनी सामाजिक कुरीतियां थीं और ऊपर से आर्थिक रूप से हम निर्धन थे, पूरी तरह पंगु थे। इन अनगिनत सामाजिक बुराइयों के बाद आलम ये कि आर्थिक स्थिति भी इतनी बुरी कि सोने की चिड़िया का कहीं अता पता नहीं था, वो लुप्त प्राय हो चुकी थी। भुखमरी, निर्धनता, अकाल, ये ऐसी समस्याएं थी जो बड़ा विकराल रूप ले चुकी थी। मैं ये सब बातें इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि भारत की समस्या कितनी गहरी थी और उसके निराकरण के लिए जो योजनाबद्ध विकास का जो हल निकाला वो कितना महत्वपूर्ण था, सटीक था। यदि मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं तो मैंने बता दिया सोने की चिड़िया का हाल क्या था और कृषि जो आज भी भारत का मुख्य उद्योग माना जाता है, वो किसी भी तरह का उसमें संपदा नाम की चीज़ नहीं थी, किसी तरह का उसमें धन अर्जन का कोई उदाहरण ऐसा नहीं था। भारतीय उद्योग व्यापार असंतोषजनक, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो उसे पूरा निचोड़ डाला था, कच्चा माल पूरा ले गए थे, अधिकाधिक आर्थिक शोषण किया था
और भारत का जो आर्थिक ढांचा था, भारत की जो तत्कालीन आर्थिक नीति थी, उसे अंग्रेजों ने इंग्लैंड के हितों के अनुसार मोड़ दिया था। यदि इंग्लैंड के हितों की हम बात करें तो इसके मायने क्या हैं कि सस्ती दर पर कच्चा माल लेना और उद्योगों में निर्मित माल को ऊंचे दाम पे बेचना। ऐसे ही नहीं, 1894 में तो उद्योगों में निर्मित माल पर अब आयात कर भी समाप्त कर देने से भारतीयों का माल बड़ा महंगा हो गया और ब्रिटिश उद्योगों में निर्मित माल अपेक्षाकृत सस्ता होने के परिणाम उनके माल की मांग बढ़ना और भारत में भारतीयों द्वारा निर्मित बने हुए माल की मांग घटना। परिणाम, भारत का माल अब कतई इस स्थिति में नहीं रहा कि उसे खरीदा जा सके। जब देश को स्वतंत्रता मिली तो आर्थिक दरिद्रता का जो जाल था उसमें भारत बुरी तरह जकड़ा हुआ था और इसलिए जरूरी था कि सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा में सुधार किया जाए और सामाजिक और आर्थिक विकास हमारा लक्ष्य रखा जाए। और महसूस किया गया अब इतनी सारी समस्याओं के साथ देश का सामाजिक आर्थिक विकास तभी संभव है जब हम नियोजित विकास की नीति अपनाएं, अर्थात ऐसी योजनाएं बनाएं जो निश्चित समय में अपने उद्देश्यों की पूर्ति करे। निश्चित समय में समयबद्ध योजना। इस प्रकार हम ये समझ गए कि आखिर हमारे यहाँ नियोजित विकास की जरूरत क्यों पड़ी, नियोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी। जहाँ तक सामाजिक विकास की बात है तो सामाजिक समस्याओं का समाधान करने या दुनिया भर की जो सामाजिक बुराइयाँ थी उसके लिए कई प्रयास हुए। इसमें भारतीय संविधान में कई प्रावधान किए गए, कानूनों की मदद ली गई, समानता का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, आदि आदि बहुत सारी ये बातें की गई। और परिणाम क्या हुआ कि जाति भेद, वर्ण भेद, बाल विवाह, अन्य कुछ जो बहुत सारी बुराइयां थीं ये कम हुई। संवैधानिक रूप से जो समानता के साथ साथ सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था की गई उसका परिणाम ये रहा कि बहुत सारी ये बुराइयां गायब तो नहीं हुई लेकिन बहुत कम हो गई। जो बहुत सारे विभिन्न भेद थे, इन भेदों के आधार पर लंबे समय से समाज का जो तबका बहुत वंचित हो चुका था अब उन्हें सुविधाएं मिलने लगी। समाज का वो तबका जो इन सब सुविधाओं से दूर था भेदों के कारण, अब वो मुख्य धारा में आ गया और सवर्ण जाति की तरह ही ये वर्ग अपने को समाज में बराबर का समझने लगा। समाज में स्वयं को जीवित रखने की लालसा उसमें बढ़ी। वह समाज जो अभी तक अपने को विवश समझ रहा था अब वो सिर उठा के चलने लगा, क्योंकि समानता की भावना उसमें कानूनन पैदा की गई। संवैधानिक प्रावधान करते हुए उनके उत्थान के प्रयास किए गए। एक शब्द आता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सरकार को, शासन को दिशा सूचक है, उसको दिशा देते हैं किस दिशा में चलना चाहिए शासन को। उसे ये बताते हैं कि उसके द्वारा जो भी कानूनन प्रावधान किए जा रहे हैं वो इस अध्याय में दिशा निर्देशकों के अंतर्गत आए हुए निर्देशकों के अनुसार हों और इसलिए उसी के तहत दिशा निर्देशक सिद्धांत में ही शिक्षा और रोजगार तथा अन्य सुविधाएं देने के जो आश्वासन दिए गए
उसी आश्वासन के तहत ही बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी बहुत सारी बुराइयों के खिलाफ कानून बनाए गए। और चूंकि सामाजिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका योजनाबद्ध होना आवश्यक है। इसका पीरियडिकली समय समय पर इसका विवेचन होना जरूरी है, तभी हम जानेंगे विकास की दर या सुधार की दर। और इसीलिए भारत में योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक विकास का क्रम आज भी जारी है। योजनाबद्ध ढंग से सामाजिक विकास, क्योंकि सामाजिक विकास की ये प्रक्रिया निरंतर है, परिवर्तनशील है, सतत है, और इसके लिए बहुत सारे कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अब बचती है आर्थिक विकास की बात। ये तो हो गया सामाजिक विकास। सामाजिक विकास पे किए जाने वाले प्रयास, योजनाबद्ध प्रयास। अब आर्थिक विकास के लिए नियोजन कैसे किया गया? भारतीय अर्थव्यवस्था को ना तो हम समाजवादी बनाने का लक्ष्य रखा गया, ना पूंजीवादी बनाने का लक्ष्य रखा गया। ये बात पूर्व में बता दी गई है। तो भारत में हमने क्या लागू किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात दोनों ही तरह के विकास मॉडल या अर्थव्यवस्था की अच्छाइयों को लेकर हमने एक नई तरह की अर्थव्यवस्था देश में लागू की, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई और देश के विकास में इसे जरूरी समझा गया। हाँ, सरकारी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कई बार तो सरकारी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि लोग उसे कमांडिंग हाइट्स जैसा उसे नाम देते थे, कमांडिंग हाइट्स।